आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय स्ट्रगल मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किस प्रकार महात्मा गांधी का एंट्री होता है और यह स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही, डायरेक्शन ही पूरी तरह से बदल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में घटनाएं किस प्रकार से होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर में, रक्षा व्यय में वृद्धि होती है, ह्यूज इंक्रीज होता है और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए युद्ध के नाम पर वार लोन लिए जाते हैं और टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाता है और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम देखते हैं कि वार के टाइम में 1913 से 1918 के बीच में सामानों के दाम, कीमतों में, प्राइसेस में डबल वृद्धि हो जाती है, प्राइसेस डबल हो जाते हैं। इससे कॉमन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। कॉमन पीपल सफर विथ एक्सट्रीम हार्डशिप। गांवों में, विलेजेस में सेना में भर्ती के लिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, जबरन भर्ती किया जा रहा था। इससे रूरल एरियाज में लोगों के अंदर काफी गुस्सा और आक्रोश था। ऐसे समय में 1918-1919 में, 1918-1919 में और 1920-21 में, 1920-21 में एक बहुत बड़ा अकाल, फैमाइन भारत में पड़ता है, जिसके कारण फूड शॉर्टेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसके साथ साथ एक गंभीर बीमारी, इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी बोलते हैं, जो कि वायरस के कारण होता है, यह भी फैल जाता है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी गंभीर चुनौती थी कि 1921 के सेंसस के अनुसार, जो कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 120 से 130 लाख लोग, 12 मिलियन टू 13 मिलियन लोग इस फैमाइन, अकाल और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के कारण मारे जाते हैं। डेथ बिकॉज ऑफ फैमाइन एंड इन्फ्लुएंजा। यह जो 1918, 1919, 1920 और 1921 का जो अकाल था, इसे ही इतिहास में ग्रेट फैमाइन, महाअकाल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट फैमाइन। लोगों को यह उम्मीद थी कि उनके यह कष्ट वार के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद के समय में लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश था। डिफेंस एक्सपेंडिचर के नाम पे वार लोन लिए गए थे, जिसका बोझ जनता को ही उठाना था। इसके साथ साथ इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया था, लोग परेशान हो रहे थे, सामानों का दाम डबल हो गया था, इससे भी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और तो और गांवों में सेना के लिए जबरदस्ती भर्ती, बहाली किया जा रहा था, इससे भी लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश था। ऐसे ही समय पर ग्रेट फैमाइन, अकाल भी आ गया और इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से कई लोगों की जानें चली गई। तो इस तरह का एक आक्रोश, गुस्सा और असंतोष का माहौल था। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसे महानायक का एंट्री होता है, आगमन होता है, जिसने कि पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की दिशा ही बदल दी। यह महानायक और कोई नहीं बल्कि थे महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कर दिया
कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, उस समय वहां पर भी ब्रिटिश का रूल था और वहां पर वे लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अर्थात काले रंग के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। जैसा कि आपके इंग्लिश के एक चैप्टर नेल्सन मंडेला में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे कि वहां किस तरह से अपार्थेड या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने वहां एक जन आंदोलन, मास मोबिलाइजेशन किया था और एक नई टेक्निक का, एक नई पद्धति का विकास किया था जिसे कि सत्याग्रह कहते थे। उन्होंने इस नई पद्धति, इस नई टेक्निक सत्याग्रह के माध्यम से साउथ अफ्रीका के ब्रिटिश सरकार को हरा दिया। वहां उन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर मास मोबिलाइज अर्थात जन आंदोलन करके इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपने युद्ध को जीता था। तो उनके इस नए टेक्निक, इस नई पद्धति सत्याग्रह के बारे में भी जानते हैं। सत्याग्रह का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के साथ किसी को आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ चलते हुए, सच्चाई के साथ चलते हुए अपनी बातों को, सच्चाई को रखना, बिना डरे, बिना भय के, बिना हिंसा के, अहिंसा के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्याग्रह एक एक्टिव रेजिस्टेंस था, एक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत आने के बाद भारत के विभिन्न स्थानों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। भारत आने के बाद महात्मा गांधी के 3 मूवमेंट सत्याग्रह आंदोलन फेमस है। नंबर 1 बिहार के चंपारण में नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट। नंबर 2 गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन और नंबर 3 अहमदाबाद के कॉटन मिल में, सूती मिल में आंदोलन चलाना। तो इन तीनों घटनाओं को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार के चंपारण में नील आंदोलन, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो ब्रिटिश द्वारा उस समय चंपारण में किया जा रहा था। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था। बिहार के चंपारण जिले में सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। वहां पर किसानों के साथ, पीजेंट के साथ एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जबरदस्ती फसल उगाने को लेकर व्यवस्था थी, जहां पर किसानों को, पीजेंट्स को जबरदस्ती नील की खेती, इंडिगो करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनकी मर्जी के विरुद्ध। इसी जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसीलिए इस चंपारण की घटना को नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं, नील आंदोलन। इसी तरह से हम गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का किसानों का आंदोलन भी देखते हैं, पीजेंट मूवमेंट। यह आंदोलन भी 1917 में 1917 में ही किया गया था। गुजरात में खेड़ा में अकाल पड़ा हुआ था, फैमाइन आ गया था और इसके साथ साथ प्लेग की भयानक बीमारी भी फैल चुकी थी। इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसान चाहते थे कि इस बार बारिश भी नहीं हुई है, फसल का, क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, तो उन्हें टैक्स में, रेवेन्यू कलेक्शन में छूट दिया जाए। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी ने
किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा में गुजरात में चलाया था, जिसमें उनकी विजय होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1917 में दो बड़े सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए। पहला नील आंदोलन इंडिगो मूवमेंट बिहार के चंपारण जिले में, और दूसरा गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसान आंदोलन पीजेंट मूवमेंट। इन दोनों में ही महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुई। तीसरा आंदोलन 1918 में, एक साल के बाद अहमदाबाद में सूती मिल, कॉटन टेक्सटाइल के वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के इन मिल मजदूरों की हक के लिए आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया और यहाँ भी इन्हें विजय प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के तीन सबसे पहले इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट, बिहार का नील आंदोलन, गुजरात के खेड़ा में किसानों का आंदोलन और अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर का आंदोलन, इन सभी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लीडरशिप में सफलता पाई गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से घटनाएं, बातें आगे बढ़ती है और यह रॉलेट एक्ट क्या होता है और किस तरह से एक फेमस क्रूएल जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, जिसने कि पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को झकझोर कर हिलाकर रख दिया था। तो इन सभी बातों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।